अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मालिक एंड आई एम योर पीएलसी इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं ब्यूटिशियंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, आपके पास पेपर के सॉल्यूशंस और इवन क्विज़ेस भी एक ही प्लेटफॉर्म से। तो अगर आपने हमारी वेबसाइट पर अभी तक विजिट नहीं किया है तो इसे फौरन से विजिट कीजिए, डेट इज www.beauticians.com, और जाइए और फ्री में साइन अप कीजिए और तमाम नोट्स को डाउनलोड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर 6 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी आपके लिए हो सकता है। ये आपके एग्जाम्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन जब स्टूडेंट्स इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये थोड़ा-सा कंफ्यूजिंग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिहाज से। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस पूरे लेक्चर में जो भी बातें हैं मैं उसको बहुत ही आसान अल्फाज में इस्तेमाल कर सकूँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि हर चीज़ जो है आपके दिमाग में बैठ सके और एग्ज़ाम के दौरान आपको कोई भी इस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर स्टूडेंट्स आप अगर हमारी वीडियो में हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आपके साथ फाइल शेयर कर लेता हूँ जो-जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए समझना और आसान हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या फीचर्स क्या हैं और कौन-कौन सी किस्म की जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी वर्ड इस्तेमाल करें या सिर्फ कंपनी वर्ड यूज़ करें, एक ही बात है। तो जब भी अब हम कंपनी का वर्ड यूज़ करेंगे, इससे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या बिज़नेस का वर्ड यूज़ कर रहे थे, अब हम कंपनी का वर्ड यूज़ करेंगे। तो जब भी कंपनी की बात होगी तो इट मीन्स कि वहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात होगी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली होती क्या है? डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है कि इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इट्स इन्वेस्टर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। इस कंपनी में जो और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको चलाने वाले और जो इसके मालिक हैं वो इसके खुद के ही इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, वो ही मिलके इस बिजनेस को फॉर्म करते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि कुछ दो या दो से लोग ज्यादा मिलकर बिजनेस को फॉर्म तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो लिमिट होती है वो पार्टनरशिप को एक्सीड कर जाती है। पार्टनरशिप के में एक लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, और इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी द कंपनी इश्यूज इट्स शेयर्स एंड बॉन्ड्स व्हिच कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय इट्स शेयर होल्डर्स एनी टाइम। पार्टनरशिप में जो होता है वो हम शेयर्स इशू नहीं करते हैं, लेकिन कंपनी बनाने का मकसद ही ये होता है कि हम अपने शेयर्स और बॉन्ड जो है वो मार्केट में इशू कर सके। शेयर्स का मतलब होता है कि जब हम आप कोई ओनरशिप ऑफर कर रहे होते हैं, कंपनी का पार्ट किसी को बनाना चाहते हैं, तो हम अपने कैपिटल में उसको एक शेयर होल्डर बनाने के लिए हम शेयर्स अपने इशू करते हैं। बॉन्ड्स जब होते हैं कि जब हमारी कंपनी को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो समझिए कि पब्लिक से उधार माँगती है, तो अपने बॉन्ड्स जो है वो मार्केट में इश्यू करती है और लोग उनको एज़ अ उनको लेंड कर रहे होते हैं, उनको उधार दे रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, जो कि बॉन्ड्स जिनका नाम दिया जाता है। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम हर चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शेयर्स और बॉन्ड्स का आपकी एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी और इवन आपकी लाइफ के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ये स्टॉक एक्सचेंज का काम कितना ज़्यादा इन है। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो आप दिनों में करोड़ों इवन लाखों रुपए आप कमा सकते हैं सिर्फ़ इन चंद चीज़ों को समझ के। इसके अंदर होता ये है कि आप जो है इस कंपनी के अंदर लिमिटेड नहीं होते हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। आपका जिस टाइम दिल करे आप ये कंपनी छोड़ सकते हैं, जिस टाइम चाहे आप अपने शेयर जो है, बॉन्ड जो है वो किसी और को सेल करके उसको कंपनी का ओनरशिप दे सकते हैं और खुद वहाँ से आज़ाद हो सकते हैं। जब आप समझें कि भई मुझे ये कंपनी समझ में नहीं आ रही है, तो वो कोई और आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको इस कंपनी का ओनर बनना है या सस्टेन रहना है तो एटलीस्ट एक तो स्टॉक आपके पास कंपनी का मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास कंपनी का कोई भी स्टॉक मौजूद नहीं है तो आप कंपनी के ओनर नहीं कहलाएँगे। इट मीन्स कि आप कंपनी की ओनरशिप आपके पास नहीं होगी। तो
उसके बाद है हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो इसकी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है और ऑनरशिप राइट्स होती है। इट मीन्स ये तीनों चीजें जो है ये मिला जुला के एक ही चीज बनती है। तो ये होती क्या है, क्यों लीगल एंटिटी होती है, क्यों आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है कंपनी को, या ऑनरशिप राइट्स जो है वो कंपनी को दिए जाते हैं। कौन है कंपनी, कौन है कंपनी, ऐसी क्या चीज है कि इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। देखिए कंपनी खुद जो है वो कोई इंसान नहीं है, एक चंद लोगों ने मिलके, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई उसी बिजनेस का एक कैशियर हो सकता है, कैशियर था, एक मैनेजर था, एक बैंकर था, एक उसका इन्वेस्टर था, जनरल पब्लिक का कोई बंदा था, इन सब ने मिलके एक कंपनी को बनाया है। तो इट मीन्स कि जब इन्होंने बनाया होगा कंपनी को, तो उन्होंने कंपनी को अलग रखा होगा, खुद वो अलग होंगे, वो उसके ऑनर तो हैं लेकिन वो कंपनी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है कि रिलायंस जो है वो एक रिलायंस अलग है और मुकेश अंबानी अलग है। इट मीन्स कि आप जो है किसी की भी एग्जांपल ले रहे हैं यार, आउटफिटर्स की एग्जांपल ले रहे हैं, जो क्लोथिंग ब्रांड है अल्करम की एग्जांपल ले लें। आपको सिर्फ ये पता होगा कि अल्करम एक ब्रांड है, आउटफिटर्स एक ब्रांड है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उसका ऑनर कौन है, क्योंकि आप उस कंपनी को उसके नाम से जानते हैं, ना कि उस इंसान के नाम से जो कि उसको चला रहा है। इट मीन्स कि कंपनी की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, अलग पहचान है, और कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है। ठीक है, जो भी चीजें होंगी, जो भी उसके अंदर फंक्शन होंगे, कल को कोई मसले मसाइल होते हैं या कोई भी बिजनेस डील्स हो रही हैं, वो उस कंपनी के नाम पे होंगे। अगर कोई बंदा कोई चीज खरीद रहा होगा, तो वो आउटफिटर समझ के खरीद रहा होगा, ना कि ये फला बंदे का ब्रांड है इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। ठीक है, वो उस ब्रांड के नाम पे अनटिल एंड अनलेस कि वो कोई एक एक सेलिब्रिटी एक ब्रांड नहीं खोल रहा है, मतलब कि कभी बहुत से ऐसे ब्रांड्स भी होते हैं जैसे आप एक सेलिब्रिटी के नाम पे वो चीज खरीद रहा है, लेकिन वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एट द एंड ऑफ द डे आपको उस प्रोडक्ट से फर्क पड़ता है, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट के लिए पैसे दे रहे हैं, और आपको उस प्रोडक्ट से फर्क पड़ना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है वो मुझे बेनिफिशियल है या नहीं। इट मीन्स कि आपको उस कंपनी के नाम से फर्क पड़ता है। कल को अगर आप केस करना चाहते हैं, जैसे कि एप्पल और सैमसंग का आपस में क्लैश हो रहा था कि जो है आईफोन ने सैमसंग पे केस कर दिया था कि ये हमारे जो कुछ मोबाइल्स है उनकी कॉपी की जा रही है, उनके डिजाइन कॉपी की जा रही है। तो इट मीन्स कि जो आईफोन होगा, जो एप्पल वाले हैं, जो एप्पल ने सैमसंग पे केस किया होगा, ना कि सैमसंग के ऑनर पे। ठीक है, क्योंकि इसके ऑनर तो खुद का कोई एक ऑनर तो होता नहीं है, इसके सारे के सारे जितने शेयर होल्डर्स है वो सारे के सारे ऑनर्स में आते हैं। तो लेकिन वो केस किस पे करेगा? सैमसंग पे करेगा। तो इट मीन्स कि सैमसंग खुद एक अलग लीगल एंटिटी रखता है, इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है, इसको एक अलग ऑनरशिप दी जाती है। ठीक है, कि जो भी नाम रखा जाएगा वो इसका अलग नाम होगा इसके पार्टनर से हटके। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसफरेबल शेयर्स। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि इसके जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं, आप चाहें जब चाहें जिसको चाहें अपनी ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। कल को आपको कंपनी समझ में नहीं आ रही है, आपको लग रहा है यार ये कंपनी जो है ये इतनी प्रॉफिटेबल नहीं जा रही है, तो आपने उसके शेयर जो है वो किसी और को बेच दिए, या आपको पैसों की जरूरत थी, आपको उतने पैसे चाहिए थे, आपने किसी और को बेचा, उसने आपको उतने पैसे दिए और वो जो है उस कंपनी का पार्ट बन गया और आप उस कंपनी से हट गए। तो बेसिकली ये पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में इतना इजी नहीं है ये करना, क्योंकि पार्टनरशिप में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते ऑनरशिप को, या अपने शेयर्स किसी और को नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर ये इस चीज की लिबर्टी होती है कि आप किसी को भी शेयर्स दे सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट में ये होता है कि उसके शेयर्स इतनी आसानी से नहीं बिकते हैं, क्योंकि उसकी एक अलग इमेज होती है। पब्लिक कंपनीज अगर कोई है तो उनके शेयर जो है वो बहुत आसानी से बिक जाते हैं, आप खड़े खड़े आपके शेयर जो है वो बिक जाएंगे। तो आगे जाके पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में भी पढ़ेंगे। परपेचुइटी क्या होता है कि इसके अंदर ये होता है कि किसी भी जो कंपनी है वो किसी के ऊपर रिलाय नहीं कर रही है। ठीक है, किसी का होना ना होना कंपनी को नहीं रोक सकता।
ठीक है, कंपनी चलती रहेगी वो जब तक कि कोई गवर्नमेंट उसको कोई लीगली तौर पे बंद नहीं करती है, वो कंपनी चलती रहेगी कैरी ऑन। कभी एक या दो लोगों से कभी कंपनी में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। बेशक कोई उसका कोई एक शेयर होल्डर मर जाए या डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी की वजह से या फ्रॉड की वजह से, कुछ भी मसले मसाइल हों, अगर वो बंदा उस कंपनी का हिस्सा नहीं है तो कंपनी में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में पड़ता है। ठीक है, अगर सोल प्रोप्राइटर में अगर वो खुद ही बंदा जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो आपको पता है वो कंपनी वैसे ही खत्म हो जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाती है। पार्टनरशिप के अंदर ये होता था कि अगर कोई एक पार्टनर जो है अगर वो डिसॉल्व कर देता है, बीच से हट जाता है, विड्रॉ कर देता है अपनी पार्टनरशिप को, तो पूरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये चीज इसकी बहुत अच्छी है। बाकी दो चीजों में अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, उनके अंदर अगर लाइबिलिटी हद से ज्यादा बढ़ जाती थी तो उनको अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स भी बेचकर अपनी लाइबिलिटी को पूरा करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कंपनी में 10,000 रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं, 10,000 की अगर आपकी ऑनरशिप है, तो कल को अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए का ही आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी, इससे ज्यादा आपके पास लाइबिलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि आप उसके अंदर सिर्फ 10,000 रुपए ही आपने डाले में है, तो आप 10,000 रुपए के ही रिस्पॉन्सिबल है, इससे ज्यादा के नहीं है। कॉमन सील क्या होती है कि कॉमन सील के अंदर ये होता है कि कंपनी खुद तो जाके डिसीजंस नहीं ले सकती, खुद तो जाके कोई स्टैंप नहीं लगा सकती, खुद तो वो एक इंसान नहीं है। तो इट मीन्स कि और कोई भी डिसीजंस जब लिए जाएंगे तो उसके अंदर कंपनी जो है, कंपनी का स्टैंप होना जरूरी है, कंपनी का साइन होना जरूरी है। हर बंदा जाके वहां पे साइन नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि कंपनी का अलग से एक स्टैंप होगा, एक साइन होगा, जो कि उस मोस्टली उसके अपर लेवल के लोग यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग ही उसको, या अगर कोई सेक्रेटरी है उसका, कंपनी का कोई डेजिग्नेटेड कोई पोजीशन है जो कि सिर्फ उन चीजों को डील करता है, तो वही उन डॉक्यूमेंट्स को साइन करेगा, उसके पास स्टैंप लगाएगा, फिर ही आगे कुछ चीज प्रोसेस होगी, कोई भी डिसीजन अप्रूव होगा। यहाँ पर कोई भी पार्टनर से पूछ के नहीं किया जाएगा, बल्कि उस कंपनी की स्टैंप से ही पता चलेगा कि हाँ ये मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज है, कोई अग्रीमेंट है, तो कोई ऐसा नहीं कि जो मर्जी पार्टनर उसको साइन कर देगा तो उसका कोई भी शेयर होल्डर साइन कर देगा तो वो अप्रूव हो जाएगा। नहीं, जब तक कंपनी का खुद का स्टैंप मौजूद नहीं होगा तो वो चीज अप्रूव नहीं होगी। नो सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स, इट मीन्स कि यहाँ पे ये होता है कि इट मीन्स कि अगर वो बेशक वो कंपनी लीगल आइडेंटिटी रखती है लेकिन उसको सिटीजनशिप नहीं मिल जाती है, ठीक है, उसके राइट्स नहीं आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके कोई एज अ शहरी नहीं आप उसको कंसिडर कर सकते, एज अ आर्टिफिशियल ही पर्सन है, और वो एज अ कंपनी ही रहेगा, वो एक लिमिटेड है अपने राइट्स को लेकर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर ये होता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो सिर्फ ऑनरशिप तक ही महदूद हैं, वो मैनेजमेंट लेवल में अपना अमल दखल नहीं कर सकती कि कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट बना रही है, क्या कर रही है। ठीक है, वो डिटेल्स शेयर करती है कंपनी अपने हर ईयरली जो है या क्वार्टरली जो भी उनका एक टाइम होता है उसके मुताबिक वो अपनी सारी डिटेल जो है अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पैसे लगे, किस तरीके से प्रॉफिट आया, किस तरीके से डिवीजन हो रही है प्रॉफिट की, ये सब चीजें बेशक वो डिस्कस करती है, लेकिन वो जो डिसीजंस होंगे वो अपने शेयर होल्डर से पूछ के नहीं लेती है। तो इट मीन्स के ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीजें होंगी। जो उसके शेयर होल्डर्स है वो उसमें मैनेजमेंट में नहीं होंगे, लेकिन जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि अपर मैनेजमेंट में बैठा हुआ है, सिर्फ वो ही मैनेजमेंट को देखेगा और वही डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा होगा और कंपनी को चला रहा होगा, और उसी के मुताबिक उसी के जरिए कंपनी प्रॉफिट या कोई भी एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म कर रही होगी। उसके बाद है हमारे पास काइंड्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज कितनी किस्म की होती है? वैसे आपकी बुक में चार है, लेकिन इसको तीन किस्म में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। कि सबसे पहले जो होती है वो होती है चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर्ड कंपनीज बेसिकली मैंने आपको बैंक टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ बैंक्स में भी समझाया था बाय ऑनरशिप में, कि ये जो कंपनीज होती है ये ये पहले बनाई जाती थी, पहले के दौर से जब किंग्स एंड क्वींस का दौर होता था, और उन्हीं के ऑर्डर पे बनाई जाती थी और उन्हीं के कहने पर ये फंक्शन किए जाते थे।
ठीक है, जैसे अभी बहुत ही कम है ये जो बैंक्स हैं, ये बहुत कम मौजूद है, क्योंकि बैंक्स भी कंपनीज में ही आते हैं। प्राइवेट बैंक हो गए, पब्लिक बैंक हो गया, तो ये कंपनीज की ही टाइप में आता है। तो इसकी एग्जांपल भी चार्टर्ड बैंक की, अब बैंक ऑफ इंग्लैंड की एग्जांपल ले सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया की एग्जांपल ले सकते हैं, जो चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया की एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि किंग एंड क्वीन के दौर से बने हुए हैं और अभी तक चल रहे हैं। कुछ तो है कि वो किंग्स एंड क्वींस मौजूद हैं, वो उसको चला रहे हैं, और कुछ है कि वो किंग एंड क्वींस अभी नहीं है, खत्म हो गया जैसे इंडिया में। तो लेकिन फिर भी वो बैंक जो है उस टाइम से उसी तरीके से और उसी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चल रहे हैं, क्योंकि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपैरेटिवली दूसरे बैंक से डिफरेंट होंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 है दैट इज स्टैट्यूटरी कंपनीज। ये बेसिकली कंपनीज बनाई जाती हैं, ये जब गवर्नमेंट सोचती है कि इस चीज की नीड है, इस कंपनी की बनाने की नीड है, जब गवर्नमेंट के ऑर्डर पे कोई कंपनी को बनाया जाता है। जैसे कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एग्जांपल लें, तो ये पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की, इवन हर मुल्क की एक नीड है इस बैंक को बनाना। और ये बैंक जो होते हैं, ये आपकी करेंसी को मैनेज कर रहे होते हैं, आपके पूरे इकोनॉमी सिस्टम को संभाल रहे होते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स को संभाल रहे होते हैं, पूरे मुल्क के बैंक्स को संभाल रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो बैंक्स होते हैं, ये बनाना लाजमी होते हैं। तो ये जो जो भी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है मुल्क की नीड के लिए और जरूरी होते हैं, तो वो स्टैट्यूटरी बैंक्स या कंपनीज कहलाती है। रजिस्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक। एक समझिए कि ये एक ऑर्डिनेंस है, मतलब कि एक समझिए कि रूल है। उसके मुताबिक जो चीजें, अगर आप उस रूल्स को फॉलो करते हुए, उन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए कोई कंपनी बनाते हैं और वहां पे जाके रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो वो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनीज में आ जाती है। तो हमारे मोस्टली जो है वो सारी रजिस्टर्ड कंपनीज ही होती हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जिनको हम कंपनीज बोलते हैं। छोटी छोटी जो बिजनेसेस होते हैं, आप इनको कंपनीज नहीं बोलते। कंपनीज का मतलब ही होता है कि ये एक बड़े लेवल का बिजनेस है, और इसके अंदर हजारों में लोग मौजूद हैं, और इसको हजारों हजारों लाखों की तादाद में इसके ऑनर्स मौजूद होते हैं। ऑनरशिप मतलब इसके शेयर जो मार्केट में मौजूद होते हैं, पब्लिक या प्राइवेट दोनों हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मुदारबा। मुदारबा कंपनीज जो होती हैं, ये इस्लामिक फाइनेंसिंग को प्रमोट कर रही होती हैं। इसके अंदर दो लोग मौजूद होते हैं, मुदारिब एंड द सेकंड वन इज रब्बुल माल। ये हमारी इस्लामिक हिस्ट्री को फॉलो करता हुआ बना है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो और बीबी खदीजा जो है, उन दोनों का आपस में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते थे, बीबी खदीजा जो है वो एज अ फाइनेंसर थी बीच में, रब्बुल माल, और जो भी मैनेजमेंट, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते थे एज अ मुदारिब, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे होते थे। तो ये वहां से आइडिया निकाला गया और इसको एक कंपनी की शेप दी गई, कि जिसके अंदर जो है कुछ लोग जो होते हैं वो मैनेजमेंट में होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ उसके अंदर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और उनका मैनेजमेंट लेवल में हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, बहुत सी इस जगह पे ऐसा भी होता है कि मुदारिब का क्या कहते हैं, रब्बुल माल मैनेजमेंट में भी पार्ट ले रहा होता है, लेकिन बेसिकली जो मेन आइडिया यही है कि मुदारिब जो है वो एज अ इन्वेस्टर ही, एज अ मैनेजर ही काम कर रहा होता है, और रब्बुल माल एज अ फाइनेंसर बीच में या इन्वेस्टर की तरह काम कर रहा होता है। तो ये कंपनी जो होती हैं, ये आप जो मैनेज ये बेसिकली स्टार्ट इसको जो कर रहे होते हैं ना, वो मुदारिब कर रहे होते हैं, कि आप मुदारिब क्या करते हैं कि अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में इशू करते हैं कि हम मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लोग उनके बिजनेस आइडियाज को देख के, बिजनेस को देख के उसमें पैसे इन्वेस्ट करते जाते हैं, और उस बिजनेस का पार्ट बनते जाते हैं एज अ फाइनेंसर, मतलब एज अ रब्बुल माल, उसमें एज अ पार्ट बनते हैं, उसके उसकी ऑनरशिप पर उनको मिलती है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द जो भी उस पे उनका शेयर होगा जिस लिहाज से। ठीक है, तो ये 4 किस्म की जो है ये काइंड्स ऑफ कंपनीज है, कि आपके एग्जाम्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज मिस हो गई है या समझ में नहीं आई है स्टूडेंट्स, या साइन अप में या कोई भी डाउनलोडिंग में मसला आ रहा है, या कोई चीज ऐड करना चाहते हैं या कोई चीज पूछना चाहते हैं वन वन, तो आप हमारे स्क्रीन पे लिंक्स मौजूद हैं, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक मौजूद है, वहां पे आप हमसे डायरेक्ट वन वन सवाल कर सकते हैं आके हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। कॉमर्स ग्रुप में जाकर आप हमारे
पीओसी मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स में आके आप हमसे ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।